हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके चैप्टर नंबर 2 का जस्टिफिकेशन, यहाँ पे हमने 5 जस्टिफिकेशंस मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स का मैंने 5 ऑलरेडी कवर अप किया था। वीडियो काफ़ी फिर लेंदी हो जाता है, डाउनलोड करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो थियरी को मैं डिवाइड करके ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कवर अप करेंगे। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। बॉन्ड होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर कौन है? तो बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है कंपनी के, मतलब है ना, ये लायबिलिटी हो गई कंपनी की, इनको कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा कंपल्सरीली। तो यहाँ पे आंसर 6 आपको जस्टिफाई करना है, इस आंसर को प्रूव करना है कि वो क्रेडिटर है। तो अब बॉन्ड इज क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, पहले तो आपको उसका मीनिंग लिखना होगा कि बॉन्ड मतलब क्या। तो बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट, ये इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट है इशूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको इशू करती है। और बिजनेस फॉर्म प्रॉमिसिंग टू पे द होल्डर, जो प्रॉमिस करती है होल्डर को पे करने के लिए स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रॉमिस करती है कि एक मतलब उन्होंने जो बॉन्ड में पैसा डाला है उससे ज़्यादा पैसा है ना बॉन्ड होल्डर को रिसीव होगा, जो ड्यू डेट दी होगी, स्पेसिफिक ड्यू डेट दी होगी उस समय पर। तो आपको पहले उसका मीनिंग लिखना होगा कि अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specific date. देन आपको नेक्स्ट द बॉन्ड होल्डर कौन है, तो द बॉन्ड क्या मिलता है उनको, तो द बॉन्ड होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड देन थर्ड, इट इज़ पेएबल ऑन द मैच्योरिटी डेट पे मिलता है ये, और एट रेगुलर इंटरवल, या फिर है ना बीच बीच में इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू वो भी वापस पैसा मिलता है ये। और वो डिपेंड करता है बॉन्ड में क्या कंडीशंस लिखे हुए, टर्म्स क्या है बॉन्ड के, उसके हिसाब से। देन इंटरेस्ट पेबल टू बॉन्ड होल्डर इज अ फिक्स्ड चार्ज, जो इंटरेस्ट उनको दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है बॉन्ड होल्डर को। कंपनी बॉन्ड होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। देन ओनर ऑफ बॉन्ड्स, जो ओनर है बॉन्ड के, आर डेप्ट होल्डर, उन्हें हम डेप्ट होल्डर बोलते हैं और क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। ऑफ द इशूअर, इशूअर मतलब कंपनी ने इशू की है तो कंपनी इज अ इशूअर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होल्डर होता है वो डेप्ट होल्डर भी बोल सकते हैं हम उसको क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट, बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एक तरीके से सिक्योरिटी हो गया फॉर अ लोन के लिए, और अ डेप्ट टेकन, तो जो भी लोन मतलब एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी हो गया। बॉन्ड होल्डर मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कंपनी, बॉन्ड सर्टिफिकेट देती है। तो देन बॉन्ड होल्डर हैज़ नो राइट, बॉन्ड होल्डर को कोई राइट नहीं होता है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे वोटिंग का राइट होता है, कंपनी में पार्टिसिपेट करने मिलता है मैनेजमेंट में, वैसे बॉन्ड होल्डर को भी नहीं मिलता है, डिबेंचर होल्डर को भी नहीं मिलता है, इनफैक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर हैज़ नो राइट टू वोट एंड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। एंड द बॉन्ड होल्डर्स इज अ लेंडर ऑफ द टू द इंस्टीट्यूशन के लिए वो क्या हो गया, कर्ज, उन्होंने कर्जा दिया है तो कर्जदार हो गए उनका। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपको लास्ट में इसको लिखना होगा कि हैंस बॉन्ड होल्डर इज अ, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड होल्डर कौन है, तो बॉन्ड होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो आपको ऑलवेज अपना आंसर 10 या हैंस के साथ कंप्लीट करना है विद द सेम स्टेटमेंट। द नेक्स्ट इज 7th वन, यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, ट्रेड क्रेडिट को हम कैश लोन नहीं बोल सकते। तो ये सच है कि ट्रेड क्रेडिट को कैश लोन नहीं बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आप है ना ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग लिखोगे, उसको डिफाइन करोगे, उसका मीनिंग लिखोगे। तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट इज एन अग्रीमेंट, ये क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है जहाँ पर वेयर अ कस्टमर, जहाँ पर कस्टमर कैन परचेस गुड्स, कस्टमर गुड्स परचेस कर सकता है ऑन अकाउंट विदाउट पेइंग कैश, कैश पे किए बिना गुड्स परचेस कर सकता है। पेइंग द सप्लायर एट अ लेटर डेट, कि भाई है ना आगे फ्यूचर डेट में, मतलब डिफर्ड पेमेंट कर सकता है। ये डिफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट का प्रॉमिस करता है कि आज मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। तो पहले आपको मीनिंग लिखना होगा कि ट्रेड क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट वेयर अ कस्टमर कैन परचेस गुड्स ऑन अकाउंट विदाउट पेइंग कैश, पेइंग द सप्लायर एट अ लेटर डेट। देन इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, जब गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, अ ट्रेड क्रेडिट इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, लाइक 30 days और मोर, 15 दिन का भी होता है,
30 डेज का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट रिसीव होता है। देन थर्ड वन, मतलब नेक्स्ट आप पॉइंट लिखोगे, इफ बिल्स आर क्लियर, अगर बिल क्लियर हो जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय में ही अगर कोई बिल क्लियर कर देता है, जो उधार में माल खरीदा है वो बंदा अगर जल्दी से पैसा दे देता है 10 दिन में, 15 दिन में, तो यहाँ पे जो सप्लायर होता है वो इवन है ना डिस्काउंट ऑफर करता है। मतलब सप्लायर मतलब सेलर, सप्लायर मतलब सेलर जिसने माल बेचा है, वो है ना कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करता है। देन इट इज़ एन ईजी काइंड ऑफ, ये एक ईजी तरीका हो गया काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन विदाउट साइनिंग एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए कोई डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब उधार में कोई माल, मतलब उधार वाला, जैसे हम डिबेंचर होल्डर का सर्टिफिकेट, कैसे डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलती है, बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड सर्टिफिकेट मिलती है, वैसे यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट वाली बात नहीं होती है। तो ये विदाउट साइनिंग एक बिल उनके आपस का ट्रांजैक्शन होता है। देन इट इज़ शॉर्ट टर्म, ये छोटे समय के लिए, एंड चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, छोटे समय के लिए। छोटे यहाँ पे ना बेसिकली इन शॉर्ट आपको बोले तो कोई रोकड़ा कोई नहीं पकड़ाता है हाथ में, ये ट्रेड क्रेडिट देता है, आपको समय देता है कि आप है ना 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप पेमेंट कर देना। तो आपसी उनका समझौता होता है बायर एंड सेलर का। तो यहाँ पे तो इसको हम बोलते हैं हैंस ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन, इसलिए हम इसको कैश लोन नहीं बोल सकते। कोई कैश लोन नहीं दिया है किसी को भी, किसी ने मतलब मान लो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से खरीदा है, तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, तो क्या मैन्युफैक्चरर ने कोई कैश लोन नहीं दिया होलसेलर को, लेकिन उसने ट्रेड क्रेडिट दी उसको, मतलब उसको उधार में माल बेचा है और फ्यूचर डेट पे उससे पेमेंट मांगा है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड क्रेडिट का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं, मतलब अलग अलग इन्वेस्टर्स की अपनी अपनी चॉइस होती है। प्रेफरेंसेस मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं करें, अलग अलग चॉइस की बात करें। प्रेफरेंसेस मतलब चॉइसेस। तो देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर अ कंपनी। कंपनी के लिए बहुत सारे टाइप के सोर्सेज है फाइनेंस करने के लिए कंपनी को। सो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी। इन्वेस्टर को चाहिए तो वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से मनी कोई भी इन लार्ज वैरायटी ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहीं पे भी वो लगा सकते हैं। उनको अगर इक्विटी में पैसा लगाना है तो इक्विटी में पैसा लगाएंगे, उनको डिबेंचर्स में, बॉन्ड में लगाना है तो बॉन्ड में। तो उनकी चॉइस के हिसाब से, प्रेफरेंसेस मतलब चॉइस के हिसाब से इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। जो पैसा लगाता है ना कंपनी में इंटरेस्ट लेने के लिए, डिविडेंड लेने के लिए, उसको इन्वेस्टर बोला जाता है, इन्वेस्टर। तो यहाँ पे द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी, जो इन्वेस्टर्स रेडी होते हैं। अब आपको क्या करना है, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस है जहाँ पे कंपनी पैसा उठा सकती है और लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना होगा कौन कौन से वैरायटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क, जो अगर रिस्क लेना चाहता है, कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, तो वो बंदा है ना इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। एंड उसके बाद द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस, जो कॉशियस है एंड नीड सेफ्टी, और उसको सेफ्टी चाहिए होती है अपने इन्वेस्टमेंट की, ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कैन इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। और इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो चूज अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो उस तरीके से जो 8 टाइप के एज पर देयर प्रेफरेंसेस एंड लाइक्स, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो पैसा लगा सकते हैं। देन इन्वेस्टर जो चाहते हैं विश टू लेंड मनी, मतलब उधार देना चाहते हैं, कैन ऑप्ट फॉर डिबेंचर्स, तो फिर वो डिबेंचर्स में जा सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। सो द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड इन्वेस्टर्स, तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का फायदा क्या है, क्यों वो है ना डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, वो क्या होता है कि इन्वेस्टर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। हाई भी होती है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिव टू प्रेफरेंस शेयर पे भी फिक्स्ड होती है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन है ना जो डेप्ट एंड ये जो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स पे होता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपैरेटिव टू प्रेफरेंस शेयर्स। हैंस फिर लास्ट में आपको अपना आंसर लिखना होगा कि यहाँ पर हैंस डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग अपनी चॉइस होती है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी उनको तसल्ली होती है मार्केट में, कितने समय तक वो पैसा रख सकते हैं, किसी को कितना उधार दे सकते हैं, या वो इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो उनको इक्विटी शेयर्स परचेस करने, अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदेंगे, और अगर वो
डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं तो डिबेंचर्स खरीदेंगे, बॉन्ड लेना चाहता है तो बॉन्ड, तो उनके ऊपर चॉइस होती है, किसी को कोई भी उन पर दबाव नहीं डालता है, कोई फोर्स नहीं करता है, वो मार्केट स्टडी करके और वो कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करके डिसाइड करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालता है। नेक्स्ट कमिंग टू द 9th वन, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ रिस्क कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम रिस्क कैपिटल बोलते हैं। हाँ यस, हमने इतना इसको रीड किया है बार बार इक्विटी शेयर्स को, तो हमको पता है कि यहाँ पे अल्टीमेट रिस्क बेरर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपको लिखना है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो ओनर होते हैं कंपनी के, एंड अल्टीमेट रिस्क बेरर विच इज एसोसिएटेड विद देयर ओनरशिप, जो उनकी ओनरशिप से ही जुड़ी होती है। भाई जो ओनर है, जिसने बिजनेस खोल के बैठा, तो उसको तो ज्यादा रिस्क होगी, बाहर वालों को क्या लेना देना, ये बात है ना। तो यहाँ पे द इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। एक तो उनको है ना डिविडेंड है ना क्या प्रेफरेंस नहीं मिलता, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। दे डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उनको कैपिटल रीपेमेंट, अगर है ना कंपनी लिक्विडेट होती है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद होती है, कंपनी वाइंड अप होती है, डिसॉल्व होती है, तो उस समय पर पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट गिवन डिविडेंड एट फिक्स रेट, उनको डिविडेंड भी फिक्स रेट पे नहीं दिया जाता है, बट दे गेट फ्लक्चुएटिंग, लेकिन उनको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी को कितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है उसके हिसाब से उनको डिविडेंड रिसीव होता है। देन इफ देयर इज नो प्रॉफिट, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो नो डिविडेंड विल बी पेबल टू देम, तो फिर उस केस में उनको कोई डिविडेंड मिलेगा भी नहीं, नो डिविडेंड विल बी पेबल टू देम। सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट, और उसी तरीके से अगर लेस प्रॉफिट हो रहा है तो लेसर डिविडेंड विल बी पेड टू देम, तो फिर है ना उनको कम ही डिविडेंड रिसीव होगा। देन द फॉर्चुनेट ऑफ द फॉर्चून, सॉरी फॉर्चून मतलब लक, लक द फॉर्चून ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज टाइड अप, उनका जो लक होता है, फॉर्चून होता है, वो किससे बंधा होता है, वो टाइड अप होता है विथ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट में कितनी किस कंपनी की डिमांड है, उसका सप्लाई कितना हो रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स का, और कंपनी कितने ग्रो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको बोले तो सरल शब्दों में विच सिंपली मीन्स अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट पे डिपेंड करता है, तो इनका नसीब जुड़ा होता है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ मार्केट। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम है ना, इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम शॉक अब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं, कि जो अगर कंपनी को कोई झटका लग गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो वो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, शॉक को वो बर्दाश्त कर लेते हैं, इसीलिए उनको शॉक एब्जॉर्बर्स बोला जाता है। ये एब्जॉर्बर्स मतलब वो सोख लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, झटका जो लगता है बिजनेस में, फाइनेंस का क्राइसिस आता है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज shock absorbers when company face financial crisis. Then the last one, hence equity share capital is risk capital, तो हम बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो रिस्क कैपिटल होता है। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड बाद में आपको अपने हार्ड कॉपी प्रिपेयर करनी है, पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आपको अपने नोटबुक में, ताकि आपको हार्ड कॉपी रहेगी तो इजी होगा पढ़ने के लिए एग्जाम्स के टाइम पे भी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे अभी हमने ये वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 के जो रिमेनिंग 4 थे वो कवर अप किया, और अब हमें ना एक ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो कवर अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद में रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज शेयर, शेयर मतलब क्या, एंड स्टेट इट्स फीचर्स, और उसके फीचर्स आपको बताने हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो यहाँ पे पहले तो आपको मीनिंग लिखना होगा, शेयर का मतलब क्या होता है। तो द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन, टर्म शेयर डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर का मतलब, शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल, शेयर मीन्स शेयर कैपिटल के अंदर हिस्सा ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। तो ये शेयर होता है, हिस्सा होता है कंपनी के शेयर कैपिटल में। देन और शेयर इज एन इनडिविजिबल यूनिट ऑफ कैपिटल, इनडिविजिबल मतलब आप उस कैपिटल को वैसे उस तरीके से डिवाइडिंग कर सकते हो, एक साथ कैपिटल है ना, सब लोगों का पैसा इकट्ठा होकर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का सबका पैसा इकट्ठा होकर एक साथ कैपिटल करके कंपनी दिखाती है बैलेंस शीट में।
अलग अलग नहीं दिखाती है कि है ना 10 शेयर रामू ने खरीदे, 100 शेयर शामू ने खरीदे, 50 शेयर किसने, उस तरीके से वो इंडिविजिबल यूनिट ऑफ कैपिटल होता है जो कंपनी अपने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करती है। एक्सप्रेसिंग द ओनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स। फिर यहाँ पे आप उसके ओनरशिप मतलब हमने स्टडी किया है कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के, राइट। तो वो ओनरशिप रिलेशनशिप को बताती है, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के बीच में जो ओनरशिप है उसको बताती है, एक्सप्रेस करती है। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड टू, सारा का सारा जो टोटल कैपिटल है शेयर कैपिटल वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट, और हर एक टुकड़ा, मान लो आप है ना कंपनी का 1 लाख रुपीज़ टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख को आपको डिवाइड बाय, अगर 1 लाख को डिवाइड बाय हम बोले कि 1000 शेयर होल्डर्स है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 100 रुपीज़, तो इस तरीके से इज कॉल्ड शेयर, तो उसको हम शेयर बोलते हैं। एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, और हर एक पार्ट का और यूनिट का वैल्यू होता है, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंपनी, तो छोटा सा टुकड़ा होता है, यूनिट होता है कंपनी का, स्मॉल पार्ट होता है। इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कंपनी इन स्मॉलर अमाउंट। तो ये किस तरीके से हेल्प करता है, क्यों यहाँ पे फैसिलिटेट्स आना चाहिए, तो आपको फैसिलिटेट्स लिखना है। तो इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट, छोटे छोटे में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही के ऊपर बर्डन आ गया, बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर परचेस करके, तो छोटे छोटे, तुम अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो आपको एक ही शेयर खरीदना है तो आप एक ही शेयर खरीदो कंपनी का, देयर इज नो फोर्स फ्रॉम द कंपनी साइड, राइट। आपको ओनर, तो फिर उतने हिस्से के आप क्या होंगे, कंपनी के हकदार होंगे। तो यहाँ पे फिर आपको फीचर्स लिखने हैं, तो फीचर्स ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स के फीचर्स, पहले तो आपको मीनिंग शेयर इज अ, तो शेयर क्या है, तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में सबसे छोटा यूनिट होता है। देन सेकंड ओनरशिप को लेके, तो द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड, जो शेयर के ओनर है, जो कंपनी के जो ओनर है, द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड, उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। एंड इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी, वो ओनरशिप को प्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर की ओनरशिप को कंपनी में प्रेजेंट करता है कि वो है ना ओनर है कंपनी के, उनका बिजनेस है करके उसको प्रेजेंट करता है, दिखाता है। देन डिस्टिंक्टिव नंबर, जिस तरीके से अभी आपको मैं यहाँ पे समझाऊं, तो आपका रजिस्टर में रोल नंबर और आपके फ्रेंड का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि आपका डिस्टिंक्टिव रोल नंबर है। दो स्टूडेंट को एक रोल नंबर नहीं दिया जा सकता, दो स्टूडेंट को एक सीटिंग आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जो रोल नंबर सीट नंबर है वो एक सीट नंबर नहीं दिया जा सकता, वो डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा। क्योंकि अगर एक दे दिया तो क्या होगा, सोचो, थिंक, प्रॉब्लम होगी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, तो वो डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। उसी तरीके से शेयर्स पे भी डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं। अनलेस डीमेटेरियलाइज्ड मतलब हम लोग डीमेट अकाउंट, मतलब हम है ना इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई परचेस करते हैं शेयर्स, तो उसमें तो हमको शेयर सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। अगर हम हार्ड कॉपी वाली, मतलब हम कंपनी हमको से ले रहे हैं, मतलब हम डीमेट अकाउंट में नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, तो हमको ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो हर एक शेयर पे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट, वो शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। जैसे आप एक्नॉलेजमेंट के लिए फी रिसिप्ट, आपका फी पेमेंट करते हो तो फी रिसिप्ट पे कैसे आपको जीआर नंबर दिया जाता है, सबका सेपरेट जीआर नंबर रहता है, राइट। तो उसी तरीके से ये भी शेयर का भी नंबर अलग होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। देन एविडेंस ऑफ टाइटल, जिसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट होती है। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, इज इशूड बाय अ कंपनी इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील, मतलब थप्पा लगाती है। कॉमन सील मतलब आपका कॉलेज का भी स्टैंप लगता होगा ना, आपके कॉलेज का भी जब फी रिसिप्ट पे स्टैंप लगा के देते होंगे जो भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो, तो उसी तरीके से कंपनी भी अपनी कंपनी का स्टैंप करके देती है शेयर सर्टिफिकेट पे। वो प्रूफ होता है ना, आप देखो स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलती है, आप समझो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो आप दूसरे कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलने गए हो, तो वो कॉलेज का, पर्टिकुलर कॉलेज का वहाँ पे कॉमन सील लगाया हुआ होगा कि हाँ ये वाले स्पोर्ट्स इस कॉलेज में हेल्ड हुए थे, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट है ना इनवैलिड हो जाती है, राइट।
तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये क्या है, डॉक्यूमेंट होता है टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स का, कि ओनरशिप उस पर मेंशन रहती है कि सो एंड सो बंदे का शेयर है ये। सो अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, लेकिन वैसे देखा जाए तो शेयर बोले तो वैसे कोई विजिबल थिंग नहीं है, आपको जस्ट एक लिख के प्रूफ दिया है ना, सर्टिफिकेट बना के दिए, राइट। सो इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट, या तो हम शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू इसको बताते दिखाते कि हाँ ये आपका हिस्सा है मेरी कंपनी में। ऐसे खोजने जाओ तो क्या हिस्सा खोज पाओगे आप, राइट। और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर, मतलब आप डीमेटेरियलाइज्ड, मतलब आप ऑनलाइन जो परचेसिंग करते हो उस तरीके से आपको एविडेंस होता है, मतलब प्रूफ होता है कि आप ओनर हो कंपनी के। नाउ फिफ्थ वन, वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू। ईच शेयर हैज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हर एक शेयर का मनी टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं कि कितने रुपीज़ का शेयर है। देयर में भी वहाँ पे हो सकता है फेस वैल्यू हो सकती है, मेंशन की हो सकती है, तो फेस वैल्यू तो ऑलवेज कभी भी शेयर सर्टिफिकेट पे होती है। दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी ये मेंशन रहता है। एंड देन इशू प्राइस भी रहता है कि कितने में एक्चुअली ओरिजिनली स्टार्टिंग में कंपनी ने आईपीओ निकाला तो कितने में इशू किया, तो इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट शेयर सेल करती है। देन मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, तो दिस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जहाँ पे है ना बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा सबने, राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, नेस्डैक हुआ फॉरेन का, राइट। तो इस तरीके से यह वहाँ पे जब ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू। जिस कंपनी की जितनी अच्छी रेपुटेशन उसकी मार्केट वैल्यू उतनी हाई, ठीक है। देन कमिंग टू द सिक्स्थ वन, राइट्स। तो राइट्स की अगर हम बात करें तो शेयर कन्फर्स सर्टेन राइट्स ऑन इट्स होल्डर, सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टेट्यूटरी बुक्स, जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उनको स्टेट्यूटरी बुक्स में, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर शेयर होल्डर को चेक करना है तो कंपनी के चेक कर सकते हैं। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, हक होता है। देन राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स, जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं उस मीटिंग में वो वोटिंग भी कर सकते हैं। कंपनी बाकायदा है ना इन्विटेशन भेजती है, जैसे सोसाइटीज़ की मीटिंग्स कैसे होती है, अगर कोई बिल्डिंग में रह रहा है, राइट, बिल्डिंग्स में रह रहा है तो वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग सोसाइटीज़ की होती है, तो जो भी मेजर कोर डिसीजंस होते हैं सोसाइटी में तो वो सबकी सहमति से होते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी में भी है ना शेयर होल्डर्स से है ना से वोट करवाया जाता है किसी भी चीज़ को लेके मीटिंग्स के अंदर में, ठीक है। देन सेवेंथ, इनकम। तो अ शेयर होल्डर इज, उसको क्या फ़ायदा है, क्या इनकम होती है, तो अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर, उसको एक तो शेयर मिलता है इन द प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, शेयर मतलब प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है फॉर द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। देन एट, ट्रांसफरेबिलिटी, आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड के कंपनी के शेयर्स होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो फ्रीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी नाम पे। देन प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी, तो शेयर कैसी है, शेयर कैसा, शेयर प्रॉपर्टी हुआ ना शेयर होल्डर के लिए, उसका प्रॉपर्टी हुआ, उसका एसेट हुआ, तो शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी हुई शेयर होल्डर की। कैसी प्रॉपर्टी है, तो वो मूवेबल है, आपको किसी को दूसरे को बेचना, आप बेच सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप किसी के अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मूवेबल हुआ, घर को उठा के कहीं नहीं लेके जा सकते हम, राइट, लेकिन इनको हम किसी भी बंदे को हम मूवेबल प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन यहाँ पे काइंड्स ऑफ शेयर्स, किस तरीके के शेयर्स है, काइंड्स, तो अ कंपनी कैन इशू टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, दो तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है, एक तो है इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो काइंड्स ऑफ शेयर्स मतलब एज पर द सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन इशू, एक कंपनी इशू कर सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है, डिपेंड करता है ऑन अपॉन राइट
टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क के हिसाब से। भाई जो रिस्क ज़्यादा उठाना चाहता है चल जाएगा, जिसको अल्टीमेट रिस्क होल्डर बनना है तो वो इक्विटी शेयर खरीदेगा, जिसको कॉशियस शेयर होल्डर बनना है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स पे जाएगा। तो द फॉलोइंग चार्ट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो इक्विटी शेयर्स हुआ एंड दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स हुआ। इक्विटी शेयर्स में भी 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक तो होता है इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, जिनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं, एंड दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो 2 टाइप्स के इक्विटी शेयर्स हुए। प्रेफरेंस शेयर्स में जैसे मैंने आपसे कहा 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, देन सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, देन थर्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड फोर्थ नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, फिफ्थ वन रिडीमेबल, मतलब जो रिडीम कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आगे फ्यूचर में अगर मान लो आपको इस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो कंपनी इस साल का प्लस आपको अगले साल का डिविडेंड फिर एक साथ देगी, तो ऐसे वो क्यूमुलेटिव बनते जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होते जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव अगर जिसने खरीदा है प्रेफरेंस शेयर्स तो उसका क्यूमुलेटिव नहीं होता, अगर एक साल कंपनी नहीं दे पाई तो दूसरे साल नहीं देगी। कन्वर्टिबल मतलब आप अगर है ना इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये जब आप कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो। नॉन कन्वर्टिबल में आपको वो राइट नहीं होता है। देन फिफ्थ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, मतलब एक समय के बाद है ना कंपनी रिडीम कर देती है, रीपेमेंट कर देती है। और एक होता है इरिडीमेबल मतलब आपको जब कंपनी वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, कंपनी को ताला लगेगा, तभी आपको आपके ये पैसे वापस मिलते हैं। बाकी समय में मार्केट में घूमते रहते हैं पैसे। हम मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं शेयर्स को, दूसरे को बेच सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली वहां से शेयर कैपिटल नहीं हटता है, दूसरे ने खरीद लिया बस, सिंपल। देन सेवेंथ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो है ना कंपनी के मतलब अगर ये मेंशन रहता है तो कुछ एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जरा भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको इसका जो यहाँ पे ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लिखना होगा। तो आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी इसके लिए नोटबुक प्रिपेयर कीजिए एंड अपने आंसर्स को वहाँ पे आप मेंशन करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको एग्जाम्स के लिए भी फ़ायदा होगा। एग्जाम्स के टाइम पे आपको हार्ड कॉपी से पढ़ने में ज़्यादा इजी होगा, राइट। तो आपको अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, उस वजह से फिर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो आपको इस तरीके से ये कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाता है तो थियरी तो सुन के आप लोग फिर बहुत बोर हो जाते हो, राइट। तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।